चिप एक्चुअली 2021 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तुम में से तो ज़्यादातर लोगों ने कर रखा है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था ना, तुम्हें बोला था सॉल्व करके भेजना, तो 21 किया था और डिस्कस मैंने किया हुआ है। स्टिल हमने 5 से स्टार्ट किया था, तो 21 तक डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अब क्या है, सिर्फ डाउट क्लास, मतलब अब डाउट डिस्कस करेंगे सिर्फ ना। तो एक बार ये होगा, प्रीवियस ईयर हमने पूरा डिस्कस कर लिया, इसलिए आज 21 का करते हैं, ठीक है। कि लोगों ने कर ही रखा है स्टिल। पेपर देख रहा है क्या? ये तुम लोग देख पा रहे हो पेपर? हाँ ना, बोलो भाई। नो सर। नहीं दिख रहा सर। एक मिनट, ऐसा कैसे? शेयर करता हूँ अब। दिख रहा है सर। ओके, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2021 है ना, आई एग्जाम एमएस। क्या बोला इसमें? द वैल्यू ऑफ द लिमिट लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, एंड सो ऑन, 1 प्लस एन बाई एन होल पावर 1 बाई एन। कैसे करोगे बताओ कोई? तब सर लॉग लगा देंगे, फिर सेपरेट हो जाएगा। तो तुम्हारा आ जाएगा ना 1 बाई एन बाहर, लॉग लिमिट एज सम से हो जाएगा। के बाई एन को एक्स करके ना, वो लिमिट एज सम यूज कर। सेकेंड में है एफ आर से आर में एक फंक्शन है डिफाइंड बाई x7 प्लस 5x क्यूब प्लस 11x प्लस 15 एंड x इज रियल नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब 1 1 ऑन 2 चेक करना है तुम्हें। तो ऐसे बाई डेफिनेशन जाओगे 1 1 ऑन 2 का, तो वो है ना कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे। मतलब बाई डेफिनेशन मतलब जैसे हम लोग करते हैं मोस्टली, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, है ना, तो उससे मुश्किल होगा। ऑन टू का अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ रेंज निकालना है, तो इनडायरेक्टली हम वही करेंगे, बट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इसका। तो बताओ कोई, मतलब तुम सबने, ज़्यादातर लोगों ने कर रखा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले इंक्रीजिंग चेक कर लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। है ना। तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7x6 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 11। और ये जो एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो है। सो स्ट्रिक्टली, है ना, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। सो एफ एक्स इज मोर देन जीरो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आर पे। सो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, ठीक है ना। आर पे पूरा है, तो ये 1 1 होगा हमेशा, क्योंकि डिफरेंट एक्स के लिए मुझे डिफरेंट वाई मिलेगा। तो ये भी एक डेफिनेशन है 1 1 का, कि डिस्टिंक्ट एक्स विल प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट वाई। तो ओके, तो 1 1 हो जाएगा। उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करना होगा तुम्हें? ऑन टू कैसे डिसाइड करेंगे? 1 1 है ये ऑन टू, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देखेंगे, क्योंकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका जो टेल होगा, टेल मतलब लाइक एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब एक्स प्लस इन्फिनिटी है, फंक्शन प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, एक्स जब माइनस इन्फिनिटी है, फंक्शन माइनस इन्फिनिटी जाएगी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में वैरी करेगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। और जब एक्स माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू है, और प्लस इन्फिनिटी जब एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इन दैट केस का मतलब है कि दिस फंक्शन विल टेक ऑल रियल वैल्यू एज अ रेंज। तो इसका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन यहाँ दे रखा है। सो जो डेफिनेशन होता है रेंज का, सॉरी डेफिनेशन होता है ऑन टू फंक्शन का, कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना। इन एनी फंक्शन इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, तो इसलिए ऑन टू भी है। ओके,
ऑड है तो यहाँ एल हॉप्टर लगा सकते हो, या कुछ तुम्हारा अपना अप्रोच होगा वो भी लगा सकते हो। तो लिमिट का क्वेश्चन है ना। तो ये अभी पुट करोगे, आई थिंक 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो अप्लाई द एल हॉप्टर रूल अगेन एंड अगेन। जब तक 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है, तो यहाँ 0/0 बन रहा होगा, तो एल हॉप्टर लगाना। द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू, ओके, इसका बताओ क्या करेंगे इसमें, जिसने सॉल्व किया है। बाइनोमियल में सेट नहीं हो गए? बाइनोमियल में सेट नहीं होगा, क्योंकि k की वैल्यू n तक ही है, तो उसका हाफ टर्म है ना, 2nck है ये, है ना। बट हाँ, उसके टर्म में तुम लिख सकते हो, हाँ, लाइक बाइनोमियल के पीडीएफ में फिट कर सकते हो, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 नहीं है, ठीक है, हाँ राइट। तो उस तरह से ट्राई कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, 2nck। ए प्लस बी का जो एन होता है सर, ए प्लस बी, तो बाइनोमियल का जो नॉर्मल होता है हमारे पास, जो मैथ वाला बाइनोमियल होता है सर, एक्सपेंशन। तो उसमें एन सी आर है ना, आर की यस। पावर। तो लेकिन यहाँ पे वहाँ जो होता है उसमें ए प्लस बी, तो उस केस में वो लाइक k0 to n होता है। बट यहाँ ट्राई करना, कोई और तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। इसको तो लिख सकते हो 1/2 की पावर k, एंड इसको अगर शिफ्ट करना है उस तरह से 2n - k। तो बट यहाँ पे है ना 4 की पावर n को 2 की पावर n लिख लो पहले तो। मतलब 2 की पावर 2 4 हो गया, उसकी पावर n तो हो गया 2 की पावर 2n, देन 1/2 की पावर k एंड 1/2 की पावर 2n - k। तो मतलब बाइनोमियल के पीएमएफ के टर्म में इसको लिख सकते हैं, देन उसके हिसाब से यू कैन ट्राई। n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो क्या आंसर आएगा। हाँ ट्राई कर सकते हो, है ना, बाइनोमियल फिट करके देन उसे ट्राई करो। ऐसे मैथमेटिकली भी तुम कर सकते हो इसको, अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स वाला टर्म यूज़ नहीं करना तो मैथमेटिकली भी ट्राई कर सकते हो, मतलब बिना स्टैट से कॉन्सेप्ट को यूज़ किए। ऐसे समेशन के पे इसको बाहर भी निकाल सकते हैं 1/4 इनको, अगर मैथमेटिकली करना चाहो तो। अदरवाइज स्टैट्स को यूज़ करोगे तो इसको बाइनोमियल पे लिख के ट्राई करना। ये जगह प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू n, इस तरह से ना। और ये जो पीएमएफ है ये किसका है, एनसीआर है ना। मतलब ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू n, इस तरह से कुछ होगा। बाइनोमियल 2n, 1/2, इस तरह से, हाँ। सर जो 2n, एनसीआर 1/2। होता है, एनसीआर होता है हमारा, वो सिमेट्रिक होता है ना, तो हम्म, तो 2n है तो वो 2 × भी हो जाएगा ऐसे। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तुम्हें सिमेट्रिक तो होता है, जैसे 2nc0, फिर इसमें खोलोगे तो 2nc1 प्लस 2nc2, आगे 2nc n तक जाएगा ये। मतलब कई सारे अप्रोच है, मतलब मैं ऐसे ही डिस्कस करना चाहता था, कई मेथड ना, जैसे मैंने जो किया होगा मुझे लगता है पहले हमने सॉल्व किया हुआ है यूट्यूब पे इसको, तो मैंने मैथमेटिक्स यूज़ किया हुआ है, मैथमेटिक्स से बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ किया हुआ है। तुम इस बार ट्राई कर सकते हो तुम लोग उससे भी ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ यूज़ करके, तो मे भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ हो। जाएगा, ठीक है, सॉल्व करना दिख जाएगा। लेट एक्सन बी अ सीक्वेंस ऑफ IID random variable with PDF this, ओके। 1 है जब x0 to 1 है, और 0 है अदरवाइज, मतलब यूनिफॉर्म 0 1 हो गया ना ये। देन वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है, ये भी ट्राई कर सकते हो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज़ करके। सिक्स्थ है, क्या बोल रहे हैं, x यूनिफॉर्म 0 1 है और y जो है x² है, ठीक है। तो रो इज अ को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड y, देन 48 रो स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 48 रो स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो ये कैलकुलेशन करना है तुम्हें, मतलब जरूरी नहीं है कि y बराबर x² का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, वैसे भी हो जाएगा ना। कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा तो फॉर्मूला लिख लो उसका, है ना, कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस x वेरिएंस y का रूट होगा
बस जहाँ जहाँ y है वहाँ x2 रख देना, फिर इजीली डेफिनेशन से हो जाएगा। M be a 3x3 रियल मैट्रिक्स और तुम्हें 1 2 3 1 1 1 0 -1 अल्फा be the eigen vectors of M corresponding to 3 distinct eigen values of M। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर्स हैं 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग। सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, हमने ऐसे डिस्कस किया हो, मुझे याद आ रहा है कि हमने डिस्कस किया है। ओके, स्टिल रिपीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया है जब हम शुरू कर रहे थे। फाइन, कोई बात नहीं, इसको रिपीट करते हैं। तो कौन सा पॉसिबल अल्फा नहीं है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे? अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी नहीं होगी? कोई बताओ, हाउ विल यू सी? सो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, मतलब जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। हाँ, अगर इसको डिटर्मिनेंट तुम लिख लोगे तो लाइक इट विल गिव अ रेशियो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स के 3 कॉलम अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उससे आ जाएगा। 8th है, ठीक है, 7 तक हो गया। 8 है कि इफ द सीरीज समेशन एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली का मतलब है समेशन मॉड एन कन्वर्जेस, और एक थ्योरम भी होता है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, मतलब ये तो कन्वर्जेंट है ही, इसका मॉड भी कन्वर्जेंट है, ये मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा डाइवर्ज कर रहा है। तो सीरीज कन्वर्ज करिए एब्सोल्युटली, ठीक है, मतलब मॉड लेंगे तो भी कन्वर्ज करेगी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, मतलब लिखेंगे तो नहीं, और देर डिस्कस करते हैं। तो इसका मॉड, ये इसने क्या किया है, एक सबसीक्वेंस ले लिया है, तो इसका सम फाइनाइट है तो इसका सम भी फाइनाइट होगा। मॉड ले लिया ना, तो जब समेशन एन का मॉड कन्वर्जेंट है तो इसने कुछ टर्म छोड़ दिए मतलब क्या किया, A2 + A4 + A5 + A8, इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिव टर्म ले लिया। तो जब पूरे का सम एक्चुअली फाइनाइट था तो इसका तो फाइनाइट होगा ही, ये एवरेज ले लिया उसका कंसेक्यूटिव टर्म्स का ना, तो स्टिल इट विल प्रोड्यूस कन्वर्जेंट। मतलब चाहो तो इसे ब्रेक कर दो तुम, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, हाफ समेशन एन प्लस हाफ समेशन एन प्लस 1, और चूंकि ये कन्वर्जेंट है तो सम कन्वर्जेंट आएगा। क्यूब करेंगे तो ये ए एन एक्चुअली यहाँ कन्वर्जेंट था, तो ए एन विल कन्वर्जेंट, ए एन क्या था, 0 पे कन्वर्ज कर रहा था, तो ए एन क्यूब तो और फास्टली 0 पे कन्वर्ज करेगा। ए एन क्यूब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब मुझे सीरीज के सम की बात करनी है, तो ये भी फाइनाइट ही आएगा, मतलब दिस विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट। चूंकि ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एन क्यूब विल बी लेस देन ए एन, जिसके लिए कन्वर्जेंट है उसके लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल समेशन 1/n² है तो ये हो जाएगा समेशन 1/n6, इस तरीके से, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पे तुम ब्रेक करोगे तो बस यहाँ है ना, ये था कि समेशन 1/n log n² डाइवर्जेंट है, समेशन 1/log n², जो ये डाइवर्जेंट है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। पूछा था कौन सा डाइवर्स करेगी, तो डी वाला डाइवर्स करेगी। तो समेशन एन कन्वर्जेंट था तो इसलिए एन क्यूब तो कन्वर्जेंट होगा ही। सो ये सम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता है ना, ए एन क्यूब इज लेस देन ए एन इन द केस ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा बस। बाकी तुम मैथमेटिकली भी ट्राई कर सकते हो, मतलब तुम कोई थ्योरम की तरह प्रूव करना हो तो ट्राई कर सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना। 9th में क्या है, देर आर 3 अर्न्स लेबल्ड अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3। सो अर्न 1 कंटेन्स 2 white, 2 black,
earn 2 contains 1 white 3 black, earn 3 contains 3 white 1 black. So consider 2 coins with probability of obtaining head in single trial is 2 as 0.2 and 0.3. The 2 coins are tossed independently once, okay, and an own is selected according to the following scheme. तो तुम्हारे पास 3 ओन्स हैं, सेलेक्ट करोगे उस स्कीम के हिसाब से. स्कीम क्या है? अर्न 1 इज सेलेक्टेड if 2 heads are obtained. Earn 3 is selected if 2 tails are obtained. Otherwise, earn 2 is selected. So a ball then drawn at random from selected, then find the probability. This conditional probability. Probability that earned 1 is selected given that ball drawn is. यहाँ बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम अप्लाई करो, ट्राई करो बेस थ्योरम से. Let x be a random variable with PDF this. So then which of the following is false? तो ये एक्चुअली तुम एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन यूज करो और आई थिंक ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करोगे इंटीग्रेशन में तो आ जाएगा फंक्शन. ओके 11th में क्या है? एफ आर स्क्वायर से आर में एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इज वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स वाई नॉन जीरो है और एक्स वाई 0 है तो 0 हो गया. सो एफ एक्स एफ वाई डिनोट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एट द पॉइंट एक्स वाई. Which of the following statement is false? So partial derivative एग्जिस्ट करती है, बाउंडेड है, एग्जिस्ट करेगी, बाउंडेड है, एग्जिस्ट करती है और कॉन्टिन्यूअस है ना. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 तो इसमें क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी यूज किया और तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है. डायरेक्टली तुम फाइंड कर सकते हो ना पार्शियल डेरिवेटिव. 0 पर तुम्हें मेनली चेक 0 इसका टर्निंग पॉइंट है, देन चेक ऑन 0, बाकी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा. 0 पे चेक करो मेनली और डिफरेंशिएबिलिटी भी 0 पे पूछ रहा है तो उसका डेफिनेशन लगाओ. नेक्स्ट है एक्सेल. सर लास्ट वाले में बाउंडेड कैसे चेक करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड है क्या? तो बाउंडेड का मतलब है कि x कुछ भी एक्स वाई तुम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दो आर स्क्वायर में तो उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए. मतलब किसी भी एक्स वाई के लिए वो वैल्यू इन्फिनाइट नहीं होनी चाहिए. डेफिनेशन बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है? कोई फंक्शन बाउंडेड कब होगी? जब तुम एक्स वाई के किसी वैल्यू के लिए वो तुम्हें इन्फाइनाइट आंसर नहीं देगा, फाइनाइट ही आंसर देगा. यू टेक एनी, तो उसके लिए क्या है? तुम चेक करोगे ऐसा कोई, जैसे ये एग्जांपल है. अब यहाँ चेक करो ये बाउंडेड या अनबाउंडेड होगा क्या? जैसे ये तो था, इसको यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो मैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा है ना एक्स के रिस्पेक्ट में. तो बाउंडेड के लिए तुम्हें देखना है कि हमेशा वैल्यू फाइनाइट आएगी क्या, ये देखना है. मतलब बाउंडेड कब नहीं होगा? जब किसी एक्स वाई के लिए वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, लाइक एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेके देख लो, वाई टेंस टू इन्फिनिटी लेके देख लो, या कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है जहाँ पे इन्फिनिटी हो जाए, तो वो तुम्हें चेक करना है कि ऐसा होगा क्या. द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड. बाउंडेड का मतलब है बस चेक करो वैल्यू कभी इन्फिनिटी हो सकती है किसी भी केस में, तो अगर वैसी हो जाएगी तो अनबाउंडेड हो जाएगा. हमेशा फाइनाइट वैल्यू देती है तो वो बाउंडेड है. Let xn be a sequence of IID नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल. ठीक है, IID नॉर्मल है तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी समेशन xi4 - 3n अपॉन रूट अंडर 32n इज लेस देन इक्वल टू रूट 6. सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करो. ठीक है, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ independent Bernoulli trials with probability of success in each trial is 1/3. So सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3. ठीक है, बर्नौली में फेलियर मतलब 2/3 हो गया. द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर इज इक्वल टू, है ना. तो ये थोड़ा सा मतलब लाइन तुम्हें अच्छे से समझना होगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर. तो इसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है ऐसे, पीछे तुम ट्राई कर सकते हो. ऐसे ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन थोड़ा सा ये लाइन समझने में ना दिक्कत हुआ था स्टार्टिंग में.
तो कैसे किया था, किसी को याद है? बताओ, कोई एक्सप्लेन करो कैसे सॉल्व किए थे हमने, मतलब ऐसी और भी बताओ। 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर, तो मुझे याद है 1 माइनस किया था हमने, एक्सेलरेट नंबर ऑफ सक्सेस तरह से 0 1 2 3 ऐसे हम्म लेस देन 3 के लिए शायद किया था हमने, ऐसे किया था कि लाइक पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर, तो 3 सक्सेस मतलब वही था ना, एटलीस्ट 3 सक्सेस, आई थिंक एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, तो एटलीस्ट 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर, तो 1 माइनस ऐसा किया होगा 0 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर माइनस, है ना, 1 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर माइनस 2 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो ये मतलब था। ओके 14 में क्या है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 है, एंड जेड जो है मॉड, है ना, एक साथ एक मॉड में भी लिख सकते हो, मॉड एक्स अपॉन वाई है। तो ये प्रॉपर्टी था ना कि एक्स अपॉन वाई का अगर एक्स वाई नॉर्मल है तो एक्स अपॉन वाई इज कॉची। ओके, अब जेड उसका मॉड है, देन which of the following expectation is finite। ओके तो इसमें कैसे किया था, क्या आंसर था इसका? जेड ये कॉची फॉलो करेगा और हम्म कॉची का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम्म तो सी कैंसिल हो गया, हम्म शायद ए और बी भी कैंसिल थे। क्यों? कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में कॉची का मॉड है ना, क्या था ये? कॉची का मॉड होता है तो वो कॉची नहीं होता है। जेड एग्जैक्टली कॉची नहीं होगा, उसका आएगा 2 टाइम समथिंग ऐसा आता है ना। 2 टाइम्स कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी जाएगी। सर ये मोस्टली सारे गामा फंक्शन, ओके गामा फंक्शन से मतलब उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके फिर लिमिट उसका एक्सपेक्टेशन निकल जाता है। तो क्वेश्चन है किसका फाइनाइट है, तो सी का तो नहीं आएगा फिर भी, है ना, क्योंकि सर आई थिंक सो डी है इसका। हाँ कभी नहीं आएगा। मुझे ना वैसा थोड़ा लगता है जैसे 1/n⁻p कब कन्वर्ट्स करता है, हाँ 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 ओके, उसका ये लगता है। तो यहाँ तुम्हारा हो गया कि लाइक p मोर देन 1 हो तब कन्वर्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो लाइक समेशन और इंटीग्रेशन को तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसको भी यूज कर सकते हो, ये वाला चीज भी है, तो ये तो डाइवर्जेंट होगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, जो 2 टाइम्स जो कॉची का पीडीएफ होता है वही होता है, और वैल्यू इसकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाती है जेड की यहाँ पे। तो ऐसे ही डेफिनेशन यूज करके देखना है ना, वो वही होगा, डी का आई थिंक फाइनाइट आता है, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मुझे याद आ रहा है कि तो हमने काफी टाइम दिया था इसको। फिर दोबारा सॉल्व करना सब लोग, ठीक है ना, ये पेपर दोबारा सॉल्व कर भेजना। सर ए आया था ये करेक्ट आया था। कि जो बी का होगा वही डी का भी होगा। एक्स एंड वाई आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आई डी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो देखना पड़ेगा, चल मतलब बी और डी का सेम आंसर आएगा, मतलब आंसर जो भी हो, हमें क्या करना है, इसका एक्सपेक्टेशन फाइनाइट किसका होगा ये देखना है, और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा वो y अपॉन एक्स अपॉन वाई का चक्कर था, इसीलिए लाइक एक्स अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो y अपॉन एक्स का होगा, तो अगर जेड y अपॉन एक्स भी होता तो भी वही होता, है ना, 1 अपॉन जेड भी तुम ले लो तो सेम रहेगा, क्योंकि आई डी है ना। तो इसीलिए बी और डी का आई थिंक सेम था। हाँ तो मे बी ए है। अच्छा आंसर की देख लो, आंसर की इसमें अटैच नहीं है, तो कोई ओपन कर सकते हो फोन में, ए ऑप्शन
है ना। हाँ, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, है ना। सो 1/√z का आई थिंक एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रेट करने के बाद यू कैन ट्राई। बाकी में क्या होगा, बी और डी में क्या है, जैसे मान लो जेड है तुम्हारा, तो एक सब मॉड में x अपॉन वाई है, और 1/z जो होगा मॉड वाई अपॉन एक्स होगा। तो जेड और मॉड जेड, मतलब जेड और 1/z का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगा। तो पीडीएफ में तो दोनों का ये मतलब बी और डी दोनों का एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह से हो सकता है, या फिर वही कोई और तरीके से तुम सोच सकते हो। यही होगा, मैं लास्ट में डिस्कस करते हैं ना, ए आ गई, बी और डी कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहा है तुम्हें, तो दोनों की एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर ऐसे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन दे के एलिमिनेट किया जा सकता है, जैसे कि सी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं और बी और डी का सेम होगा, तो वो दोनों स्किप हो गया, तो ओनली बचा ए ऑप्शन। लेकिन अगर ऐसे फाइंड करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटीग्रेशन। तुम पीडीएफ लिख के ट्राई भी कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज होगा, जो तुमने अगर पढ़ा होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स या वही बीटा गामा का यूज करना इंटीग्रल में, देन यू कैन डू इजिली, वो थोड़ा यूज करना पड़ेगा तुम्हें। तो जेड का पीडीएफ क्या आएगा, 2/, माइनस 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड कॉची फॉलो करेगा। सो पाई भी होता है ना। हाँ पाई भी होगा, 1/पाई। 2/पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यही ना। हाँ सर। ओके, तो उससे करके देखना, सॉल्व करके लिख के देखना, या और भी अप्रोच हो सकता है, ट्राई करना। और consider 3 coins having possibility of obtaining head in a single trial. कौन सा 14 कर लिया, तुम लोग लिख के देखना एक बार और सॉल्व करना। Consider 3 coins having probabilities of obtaining heads in a single trial are this. A player selects one of these 3 coins at random. ठीक है, प्लेयर सेलेक्ट वन ऑफ दीज 3 कॉइन्स एट रैंडम। ठीक है, 3 कॉइन है, एक सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और डिफरेंट कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ईच कॉइन इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड, तो 1/3 1/3 1/3 है ना, इस तरह से। तो इफ प्लेयर टॉसेस द सेलेक्टेड कॉइन 5 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 टेल्स इन 5 टॉसेस। तो 5 बार टॉस किया, ठीक है, और 2 टेल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। कैसे करेंगे इसको, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है ना। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे।
बेस थ्योरम लगेगा। बेस थ्योरम, इसमें बेस थ्योरम क्यों लगेगा 15 में? टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी। बेस नहीं हो, टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बेस थ्योरम नहीं ना, क्योंकि 3 कॉइन सेलेक्ट किया हमने। तो अ प्लेयर सेलेक्ट वन ऑफ दिस 3 कॉइन्स, एक तुमने सेलेक्ट किया, ठीक है, मतलब E1 E2 E3 इस तरह से। तो अगर प्लेयर टॉसेस सेलेक्ट इन 5 टाइम्स इन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 टेल्स इन 5 टॉसेस, 2 टेल्स आना चाहिए ना। सर इंडिविजुअल के मतलब एक एक कॉइन के लिए देख लेंगे ना सर, पहले एक चूज किया उसके लिए जो गिवन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर दो तीनों के लिए ऐड कर देंगे। हाँ, मतलब ऐसे भी सोच सकते, लाइक तुम्हें 5 बार में 2 बार टेल चाहिए, तो मतलब 2 पे टेल आया होगा, बाकी 3 पे हेड। हेड होगा। सॉरी सॉरी, मतलब हमने एक ही कॉइन को नहीं टॉस किया ना। हाँ हाँ, पहले तो एक तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको हमने वो किया है, हाँ, इंडिविजुअली अलग अलग करके। एक ही कॉइन को हमने 5 बार किया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, हाँ ठीक है, तो 2 बार टेल और 3 बार हेड आएगा। हाँ, इस तरह कर सकते हैं। सर तो इसमें फिर बाइनोमियल पर्टिकुलर एक एक के सकते यस सर, बाइनोमियल लगेगा हर केस के लिए। हाँ, मतलब अच्छा, हमारा बाइनोमियल क्या होता है, एक्स इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 5 टॉस हुआ, n 5 हो गया, और हमसे पूछा है 2 टेल्स, तो x होता है, सॉरी n नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, ठीक है ना। तो 5 टॉस है, n 5 हो गया। x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, बाइनोमियल में n स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, 5 बार, और 2 टेल्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x मान लो नंबर ऑफ टेल्स का, तो x बराबर 2 निकालना है। तो प्लेयर टॉस से पहले, अरे तो वही ना 1/3 इन 2, फिर पहले कॉइन पे बाइनोमियल लगाओ, प्लस 1/3 टाइम दूसरे कॉइन में बाइनोमियल लगाओ, प्लस 1/3 टाइम, हाँ तो वो कह रहे थे ना टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। हाँ राइट राइट, सो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब बेस थ्योरम उसका अगला नेक्स्ट लेवल है, मतलब पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, ए तुम्हारा ये है 2 टेल्स इन 5 टॉसेस, ठीक है, कैपिटल ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू ए गिवन, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है, ठीक है। ठीक है, एक्स भी, लाइक तुम भी घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व किया हुआ, मैंने भी दूसरी बार करा रहा हूँ, एक बार यूट्यूब पर वीडियो बनाया होगा, एक बार पढ़ाया था, तीसरी बार ऐसे चल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी है ना, सोचना पड़ता है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना, तुम्हें समझना है चीज़ों को। तो जब समझोगे दिमाग में चीज़ें फिट, रट्टा कितने क्वेश्चन मारेंगे हम, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझना है कि इस तरह क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। तो वो एक बार दिमाग में आइडिया आ गया तो कोई नया क्वेश्चन भी तुम इजीली सोच लोगे, है ना। वरना क्या है कि जो रट्टा मारा वही आएगा, तो एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आने नहीं है कि तुमने रट्टा मारे हुए, तो इसलिए तुम्हें थिंकिंग लेवल डेवलप करना होगा कि हम कैसे सोचेंगे। सो एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस, y जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओके। तो कहता है कि अच्छा हाँ, नॉट एक्सिस्टिंग एक्स मतलब लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना, ये मतलब दूसरे तरीके से लिखा है, कहीं कहीं तुम्हें इसका मतलब ऐसा लिखा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, सेम बात है, नॉट एक्सीडिंग मतलब वही है, लेस देन इक्वल। तो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन यूज करना है तुम्हें, और थोड़ा इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट फंक्शन का क्या रोल है वो तुम्हें देखना है, ठीक है ना। जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, और वाई ये रख देना, और इसकी वैल्यू के हिसाब से इंटीग्रेट करना। Let x be a continuous random variable having the MGF this, किसका MGF है ये, कोई स्टैंडर्ड है क्या? यूनिफॉर्म। तो e की पावर t माइनस e की पावर ओके, e की पावर b माइनस e की पावर a अपॉन b माइनस a, सॉरी bt माइनस at, है ना। e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन दिस, तो यूनिफॉर्म 0 1, फाइन। अब हो गया तुम्हारा, बोल रहा है कि अल्फा जो है तो x यूनिफॉर्म 0 1 है, और अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो ये थोड़ा क्वाड्रेटिक है, इसको सिंप्लीफाई करना तो कुछ x का इंटरवल आ जाएगा, यहाँ भी सिंप्लीफाई करना तो log x का इंटरवल आ जाएगा, तो log x इंटरवल से x का भी इंटरवल आ जाएगा, तो ये कोई होगा लाइक प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह कुछ आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी log x मोर देन या लेस देन समथिंग आ जाएगा,
फिर बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी मतलब अल्फा बीटा आ जाएगी, फिर पुट कर देना x1 x2 xn be the random sample from Poisson theta, okay, थीटा अननोन है, एंड लेट t समेशन xi, ठीक है, समेशन xi ना, समेशन xi, देन द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर q, है ना, तो देन यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e की पावर -2 थीटा इंटू थीटा की पावर 3, निकल जाएगा ना। अच्छा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तब कैसे करोगे इसको, कैसे किए थे? लेमन-सेफ थ्योरम से एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इक्वल्स टू, इसको इक्वेट कर दिए e टू द पावर -2 थीटा थीटा क्यू से, देन एक्सपेंड कर दिया e टू द पावर -2 थीटा को, ओके, एक्सपेंशन यूज किया, और देन कंपेयर किए थे। अच्छा, वो डेफिनेशन यूज करके, ठीक है, तो जैसे लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू ये हो गया, तो उससे आ जाएगा एक्सपेंशन यूज करके। ठीक है, और भी तरीका तुम ट्राई कर सकते हो ना, एक तरीके से हमने कराया था। ओके, x1 x2 xn be a random sample from uniform थीटा -5 to थीटा +5, और थीटा अननोन है, तो t जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, u जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये मार्क्स टू ऑल वाला क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें वो एक था कि लाइक टी एम एल ई है अगर थीटा का, तो 1/t एम एल ई होगा 1/थीटा का, ये करेक्ट है, ठीक है, तो आई थिंक बी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है, इसलिए मार्क्स टू ऑल है, मतलब सबको मार्क्स मिला हुआ है, तो बट ये ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ कंफ्यूजन था, बी आई थिंक करेक्ट होना चाहिए था। है ना, यहाँ जैसे था यूनिक लिख दिया था, तो यूनिक एम एल ई आई थिंक और भी एम एल ई आया था, इंटरवल आया था यहाँ पे, जब एम एल ई फाइंड करोगे इंटरवल मिलता है, तो ये होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द एम एल ई ना, एन है, ठीक है। 20 में क्या है, एक्स वाई बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग काई, जी सर अगर ऐसे देखा जाए तो ऐड कर दिए, उसका एवरेज ले लिए, तो एक ही एमिली बन गया ना, तो उसको बोल सकते हैं यूनिक एमिली। मैडम, यूनिक का मतलब होता है इसका और कोई एमएलई नहीं है, एक ही बन गया तो सही बात है, लेकिन यूनिक का मतलब है इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। थीटा का एमएलई तुम देखोगे इंटरवल पूरा आता है, तो देर आर इन्फाइनेटली मेनी एमएलईज इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए एवरेज लिया तो एक मिला, लेकिन वो यूनिक नहीं है, उसके अलावा और भी है, यूनिक का मतलब होता है उसके अलावा और कोई नहीं है। ओके सर। जैसे ना वी आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, तो हम यूनिक, हमारे जैसा कोई नहीं है, मतलब, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा जरूरी नहीं है। Okay, x and y with a random variable having chi-square distribution with 6 and 3 degree of freedom respectively. Then the which of the following statements is true? तो इसका हमने कैसे किया था, लाइक यू कैन ड्रॉ द, जो पीडीएफ का ग्राफ है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हमारे माइंड में आएगा, एक तरीका वो था, तो उससे इजीली देख लोगे, नहीं तो तुम्हें क्या इसका पीडीएफ लिख के, मतलब एक तो पीडीएफ का तुम्हें अगर वो पता है ना उसका किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्राफ उसका, तो उससे कर सकते हो, और नहीं तो तुम पीडीएफ लिख के फिर मैथमेटिकली यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ग्राफ से देखना ज़्यादा आसान है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, रफली ग्राफ बनाओगे तुम्हें कुछ आइडिया हो जाएगा, तो उससे किया था हमने, तो ग्राफ से करना या पीडीएफ यूज करना।
लेट एक्स वाई विद रैंडम वैक्टर, है ना, वैक्टर सेम एज लाइक मोर देन वन है तो वैक्टर बोल देते हैं, विथ जॉइंटली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस, जेड है एक्स प्लस वाई, तो वेरिएंस ऑफ जेड किसके इक्वल होगा? सो वेरिएंस ऑफ जेड इज इक्वल टू, तो इसमें कैसे किया था? इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पे नहीं है ना, इंडिपेंडेंट लिखा नहीं है, तो वेरिएंस जेड इज वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। यहाँ से तुम्हें वो टर्म निकालने पड़ेंगे, लाइक ई एक्स ई वाई, है ना, इस तरह से फाइंड कर सकते हो, इसको यूज करके देन हो जाएगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट अप्रोच है? जॉइंट एमजीएफ का यूज करेंगे। जॉइंट एमजीएफ तो है, लेकिन हमें कोवेरिएंस के लिए वो हो जाएगा, डेफिनेशन यूज कर लेंगे, वेरिएंस का भी डेफिनेशन यूज करेंगे, हमें इसको डिफरेंशिएट ही तो करना पड़ेगा, और कोई तरीका है दूसरा तरीका? एक तो है कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, T1 T2 0 करेंगे तो ई एक्स आ गया, फिर ऐसे ही ई वाई आ जाएगा, फिर ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई एक्स वाई आ जाएगा, उस तरीके से एक तो वो तरीका है डिफरेंशिएशन वाला। एक्स का एमजीएफ निकालेंगे और वाई का एमजीएफ निकालेंगे, एक्स का एमजीएफ निकालने के लिए T2 को 0 पुट कर देंगे, और तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, किसका एमजीएफ है। वैसे ही अगर T1 को 0 कर देंगे तो वाई का एमजीएफ मिल जाएगा, वहां से पता चल जाएगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है, और कोवेरिएंस के लिए डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ई एक्स वाई निकालने के लिए हमें एक बार टी के रेस्पेक्ट में, एक बार T2 के रेस्पेक्ट, T1 और T2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, T1 T2 0 पुट करके। ठीक है, ओके, लेट एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस, CDF दे रखा है, तो देन ई एक्स इक्वल्स, तो एक फॉर्मूला था ना, ये इसका सपोर्ट देखो नॉन नेगेटिव है, मतलब जहाँ प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF और इंटीग्रेशन ओवर 0 to इन्फिनिटी, तो उससे आ जाएगा, द एक्सपेक्टेशन CDF को यूज करके आ जाएगा। समझ आया ना? एक तो मेथड तुम PDF निकालोगे उससे करोगे तो लंबा होगा, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट CDF यूज करो, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF उसका इंटीग्रेशन और लिमिट होगी 0 to इन्फिनिटी, तो यहाँ जो पॉसिबल है, तो ये फॉर्मूला नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है। ट्वेंटी थ्री है, x1 x2 xn with a random sample from exponential distribution with PDF this, और अल्फा फिक्स्ड है, बीटा विद द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग H0 जो कि θ1 है, फॉर टेस्टिंग H1 θ2 है। कंसीडर द क्रिटिकल रीजन, है ना, तो कंसीडर द क्रिटिकल रीजन, है ना, ये है हमारे पास है समेशन एक्स है ना, मोर देन हाफ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा दिस, क्रिटिकल रीजन तुम्हें दिखा है, ठीक है, ये वाला, जहाँ काई स्क्वायर 2n, गामा का क्या मतलब है बता रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा जहाँ उसके लिए काई स्क्वायर 2n की वैल्यू मोर देन अगर उस पॉइंट से हुआ तो गामा प्रोबेबिलिटी, मतलब ये गामा यूज किया, तो इसका मतलब ये हुआ है ना इस नोटेशन का कि इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे काई स्क्वायर 2n में, तो वो 1 माइनस अल्फा है राइट साइड की, है ना, मोर देन उस पॉइंट से, तो देन द क्रिटिकल रीजन आर करस्पॉन्ड टू द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग H0 जो कि θ1 है अगेंस्ट H1 θ2 है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1 माइनस अल्फा, मतलब डिफरेंट केसेस के लिए ना, H0 स्टार θ2 एंड H1 इज θ1।
अच्छा 23 है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ये। मतलब 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब है एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका ना। अल्फा बीटा क्या है, इसमें लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा ना। सो साइज अल्फा था, ओके, एंड बीटा यहाँ पे है पावर है, ओके। तो बीटा जो है पावर है ना उसका, इस टेस्ट का थीटा 1 थीटा 2 का। तो उससे पूछ रहा है कि ये जो अब तुमने देन द क्रिटिकल रीजन आर करस्पॉन्ड टू द, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। बताओ किसने सॉल्व किया है। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसीडर कर लेंगे ना। जैसे पहले ऑप्शन में साइज बोला है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग क्रिटिकल रीजन दैट h नॉट थीटा इक्वल्स टू 1। कैलकुलेशन करके मतलब इसको chi स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन xi को, और फिर उसका देख लेंगे 1 माइनस अल्फा आता है क्या। ओके, सॉरी अल्फा आता है क्या साइज, अल्फा यहाँ पे ना, ये अल्फा आता, सेकंड वाले में 1 माइनस अल्फा देखेंगे। यहाँ एच नॉट चेंज, ये चेंज हो गया ना। हाँ ठीक है। थर्ड वाले में बीटा मतलब पावर फाइंड करेंगे, और अगर वो बीटा आ जाती है करेक्ट है, अगर नहीं आती है तो बी ऑप्शन। ओके, बाकी लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। मतलब इस टेस्ट का तुम्हें चेक करना है साइज अल्फा है क्या, मतलब ये दे रखा है बस तुम्हें चेक करना है, ओके। ट्रू फॉल्स है, तो हर ऑप्शन पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा ऐसे। हाँ क्योंकि यहाँ टेस्ट ना चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें सिमिलर है। यहाँ इन्होंने चेंज किया है, लाइक एच नॉट में क्या है थीटा 1 है, और यहाँ एच नॉट में थीटा 2 है, तो उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। तो ट्राई कर लिख के देखना, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। 24 में क्या है, एस समेसन -1 की पावर k -1 1/k 1/4 की पावर k है, और t जो है समेसन 1/k 1/5 की पावर k है। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो इसके कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं नहीं, मतलब ए सम ऑफ सीरीज है, लाइक एस इज द सम ऑफ दिस सीरीज एंड टी इज द सम ऑफ दिस सीरीज। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली। फर्स्ट ऑप्शन है एस टी का सम इक्वल है, सेकेंड ऑप्शन है 5s इज 4t, थर्ड ऑप्शन है 4s इज 5t, फोर्थ ऑप्शन है 16s इज 25t, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हें पहले सम निकालना पड़ेगा सीरीज का या एक दूसरे के टर्म में। तो इसका सम कैसे फाइंड करोगे, कोई बताओ। सिमिलर ही है, बस यहाँ ऑल्टरनेटिंग है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एस है ना ऑल्टरनेटिंग चलेगा, और टी में पॉजिटिव टर्म है। एक्सपेंशन से देख सकते हैं। ओके, किसका एक्सपेंशन यूज करेंगे। पहले वाली तो सर log 1 + x, दूसरे में उससे माइनस कर दो, कहती उससे कुछ हो जाएगा, 1 - उसको यूज करके हो जाएगा, है ना।
सो लाइक एक्स की पावर के अपॉन के, इस तरह का होता है ना, फैक्टोरियल होता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है वो सीरीज। यहाँ पे सिंपल के है तो दैट विल कन्वर्ट टू लॉग 1 + x टाइप का या 1 - 6 टाइप का एक्सपेंशन है, देन उससे तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है। 25 में E1 E2 E3 E4 विद द 4 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज गिवन E4। ठीक है ना, मतलब E1 E2 I की जगह कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3। तो E1 गिवन E4 दे रखा है, E2 गिवन E4 दे रखा है, E3 गिवन E4 दे रखा है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी EI इंटरसेक्शन EJ कॉम्प्लीमेंट गिवन E4 इज 1/6 दिस। ओके, then a probability of E1 intersection E2 intersection E3 complement given E4 is 1/6. Then probability of E1 union E2 union E3 given E4 is equal to। तो डेफिनेशन यूज करो उसका कंडीशनल का, देन इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डेफिनेशन बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। A1 5 है 26 क्वेश्चन में, 26 नंबर। A1 is 5 and define recursively an + 1 is 3 की पावर 1/4 an की पावर 3/4। अब इसको तुम रिकर्सिवली डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो लास्ट में क्या होगा, ये मैं बताया था ना, रिकर्सन में 2 पार्ट होता है, एक बेस पार्ट एक इंडक्टिव पार्ट। बेस पार्ट मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं तुम्हें जब रिकर्सन एंड होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये रिकर्सन जब एंड होगा ना, जैसे an को an -1 के टर्म में लिखेंगे, an -1 को an -2 के टर्म में, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना है, तो स्टॉपिंग पॉइंट ये है। तो यूज़ करो, ये भी ऐसे ही है, ब्रेक करते करते एक ऊपर पावर में हो सकता है सीरीज बन जाए। देन तो पूछ रहा तुमसे एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लिमिट 3 आती है। पूछ रहा है कि मोनोटोन डिक्रीजिंग है, लिमिट 3 आएगी। मोनोटोन है ही नहीं लेकिन लिमिट 3 होगी, और डिक्रीजिंग है, लिमिट 0 है। तो इसको रिकर्सिवली सॉल्व करो एंड देन पावर में हो सके समेशन होगा इस तरह से, उसको सम निकाल लो, देन A1 पुट कर लोगे तो आ जाए। मतलब रिकर्सिवली से एक क्वेश्चन 2020 में भी था रिकर्सन वाला, वहां पे भी। an the problem, सॉरी हम कहाँ पे 27 ना, तो इसका था कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग H0। सर तो पिछला जो क्वेश्चन था हम्म उसका ये भी अप्रोच हो सकता है क्या कि दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद an को नीचे ला देंगे, an को नीचे ला देंगे, फिर इसे ये हो जाएगा पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा an + 1 to the power 4, और इसके बाद हो जाएगा 3 into an, तो मतलब an क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा, हमें इतना क्यों करना है, देखो इस ये तो इजी है, इसमें रिकर्सन यूज नहीं भी करोगे चल जाएगा। तो 2-3 टर्म निकाल के देख लेंगे। हाँ राइट, 2-3 टर्म निकाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या मोनोटोन है, मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पता चल गया। कन्वर्जेंस के लिए है तो वो ट्रिक है ना, L बराबर 3 की पावर 1/4 L की पावर 3/4, तो पावर 4 दोनों तरफ ले लो, तो L4 इज इक्वल टू 3 टाइम L क्यूब। यस सर, L बराबर 3 आ गया, तो डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ पे क्या लेकिन कुछ रिकर्सन में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि दोनों तरफ सेम आ जाएगा, तब तुम्हें रिकर्सिवली सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ डायरेक्टली आ गया, क्योंकि एल है ना, एन अगर एन कन्वर्ज कर रही है एल पे तो एन प्लस 1 भी एल पे ही, वही तो यही अप्रोच मैं भी कर रहा था। एल सर एल करके पावरफुल है। सेम आ जाता तो कैसे करते हैं? हाँ, अगर दोनों तरफ सेम आ गया, मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि दोनों तरफ L4 लेफ्ट में, राइट में भी L4 ही आ गया, तुम्हें कुछ मिला तो है नहीं, तो उस केस में तुम्हें राइट साइड को रिकर्सिवली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, एन की जगह मैं लिखता यही वाली चीज an-1 के टर्म में। अभी an+1 किसके टर्म में लिखी हुई है, an के टर्म में। अब an को लिखेंगे an-1 के टर्म में, इसी को यूज करके, फिर an-1 को लिखेंगे an-2 के टर्म में, और उसको कम करते जाएंगे, एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर पैटर्न लेके लास्ट में a1 के टर्म में आ जाएगा, और a1 मुझे दे रखा है तो उसको हम पुट कर देंगे, तो फिर कुछ वैल्यू आ जाएगी। एक वो तरीका है। यस।
ठीक है, फिर है 27, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग H0, जहाँ x F0 PDF फॉलो कर रहा है और H1 में x F1 PDF फॉलो करेगा। तो बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ओके, ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज इक्वल टू, तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उसको यूज करो, और ये इजी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो उससे हो जाएगा। तो क्रिटिकल डिजाइन निकाल लेना, उसके बाद अल्फा दे रखा है हो जाएगा, फिर टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालना उससे। 28 है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये तुम लोग को आता है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, यूनिक इन्फिनिटली मेनी यूनिक है ना, ये हो जाएगा। 28 था वो बोला। 29, A and B are sequence of real numbers such that A more than equal to 1 है, then which of the following conditions imply the divergence of A n, मतलब कौन सा इम्प्लाई करेगा डाइवर्जेंसी होगा। तो A n नॉन इंक्रीजिंग है, A n क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। ओके, तो A n अगर इंक्रीजिंग है तो कोई जरूरी है कि वो डाइवर्जेंट होगा, अच्छा जरूरी ना। समेशन बी एन कन्वर्जेस, जहाँ पे बी एन की वैल्यू ए एन है और बी एन है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और तुम्हें ए एन के बारे में बता रखा है पहले कि सीक्वेंस है, इसके टर्म्स मोर देन इक्वल टू 1 है, और तो कौन सा कंडीशन इंप्लाई करेगा कि ए एन डाइवर्जेंट होगा, तो इनमें से क्या होगा जो बताएगा कि ए एन डाइवर्जेंट है। ओके, लिमिट ए टू एन प्लस 1 अपॉन ए टू एन इज 1/2 और रूट एन कन्वर्जेस, रूट एन कन्वर्ज करेगी तो सीक्वेंस एन डाइवर्ज करेगा, तो मतलब क्या हुआ, रूट एन कन्वर्ज करना, ये तो लाइन सिंपल है कि रूट एन कन्वर्ज करे मतलब इसका कुछ ना कुछ लिमिट होगा, तो अगर रूट एन एल पे कन्वर्ज कर रही है तो एन एल स्क्वायर पे कन्वर्ज करेगी, तो ये तो डी ऑप्शन गलत हो गया है ना, ये कन्वर्जेंस बता रहा है रूट एन सर कन्वर्ज। सी हो जाएगा ना, उसका रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, हाँ रेशियो कांस्टेंट आ गया। मतलब ओड और इवन है ना ऊपर नीचे। ऑर्डर इवन टर्म का है। तो सीरीज मतलब ये जो सीक्वेंस एन है वो डाइवर्ज करेगी, तो यहाँ मतलब ये हो गया कि ए टू एन अपॉन, क्या 1 आना चाहिए क्या? नहीं यहाँ पे देखो ये तुम्हें सीक्वेंस के डाइवर्जेंस की बात की है, तो ध्यान रखना, मतलब सीरीज की बात नहीं किया है ना, तो यू कैन जस्ट चेक कि अच्छा क्या डिफरेंस आएगा, लाइक ए एन टू एन प्लस 1 इज हाफ टाइम 2n, मतलब सर ऊपर हमेशा ओड टर्म है, नीचे इवन है, ओड का और इवन का रेशियो सेम आ रहा है हमेशा, तो मतलब ओड टर्म होगी तो 1 है, इवन होगी तो 2 है, तो 2 लिमिट आ रही है। ओके, सो यू कैन वही थिंक हम लाइक भी दैट कह रहे हैं। कि लाइक रेशियो जो है मतलब एक सब सीक्वेंस, मतलब ऑड वाला टर्म का सब सीक्वेंस और इवन मतलब वाला टर्म का हाँ, सब सीक्वेंस। मतलब इनका रेशियो अगर 1 आता तो हम लोग कह सकते थे कि मतलब कन्वर्जेंट है। 1 आता, ओके हाँ ये भी है, अगर 1 आता है इसका मतलब है दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज हाँ, करेगी, सेम ऑड और लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। बोथ सब सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, बट यहाँ क्या होगा, हाँ क्योंकि मान लो ए टू एन कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो वो L/2 पे ए टू एन प्लस 1 करेगी, है ना। तुम देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब लिमिट में देखो कि लिमिट को तुम ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, दो पार्ट इन द सेंस, इस लिमिट को हम ऊपर भी लगा सकते हैं अलग, नीचे अलग, तो ऊपर वाले की लिमिट अगर हाँ, है ना, नीचे वाले की लिमिट एल है, मान लो इवन वाले टर्म की एल है, तो उसके इसमें ऑड वाले की L/2 होगी, तो दो अलग अलग सब सीक्वेंस मिल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए डाइवर्जेंट हो गया, और सिंगल करेक्ट में है तो बी के बारे में क्या? बी के बारे में क्या करोगे, तो हमें बोल रहा है कौन सा इंप्लाई करा डाइवर्जेंस ही होगा, तुम अगर एक एग्जांपल ढूंढ लो, जैसे कन्वर्जेंट हो जाएगा काम हो जाएगा, जैसे मान लो बोल रहा है कि b1 a1 के इक्वल है, पहला टर्म जो b1 का a1 के इक्वल है, और सीरीज bn कन्वर्ज कर रही है, चलो सीरीज bn कन्वर्ज कर रही है, तो bn की वैल्यू रख दो, तो bn की जगह हम रख देते हैं an+1 माइनस an, ठीक है,
और सीरीज कब कन्वर्ज करती है, मतलब सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है हमें बताना कौन सा इंप्लाई कर रहा था। दिस लाइन बी इम्प्लाइज दैट, बी ऑप्शन जो है इम्प्लाइज दैट बी एन सिक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो, एंड व्हेन बी एन सिक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो इसका मतलब है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। सो ए एन प्लस वन माइनस ए एन कन्वर्जेस तो हाँ मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसका बीच का जैसे डिफरेंस लेस B1 देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, वो कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस, ये डेफिनेशन ही है कन्वर्जेंस का, अगर तुम्हें याद ऐसे हो। कर सकते हैं सर इसमें, जैसे B1 B2 B3 ऐसे सबका लिख लेंगे, सम कर देंगे, इसमें से मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो कोई फाइनाइट नहीं आएगा। अगर तुम पुट कर दोगे तो ये तुम्हारा वो हो गया, टेलीस्कोपिक सीरीज हो गई। यस, अगर तुम बी एन की जगह ये रख दो और सीरीज को ओपन कर दो, तो बी एन की जगह ये पुट करके सीरीज को ओपन करोगे, टेलीस्कोपिक हो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट वाला एक्चुअली है ना, कोई जो मतलब ये कहना चाह रहा है कि डाइवर्जेंस ही होगा, बट कन्वर्जेंस भी हो सकता है, मतलब हो सकता है होगा, मतलब जैसे मान लो इसमें है ना हम वो अप्रोच यूज कर लेते जो मैं कर रहा था अभी, कि लाइक सीरीज बी एन कन्वर्ज कर रही है, दैट इम्प्लाइज बी एन कन्वर्जेस, बी एन कन्वर्जेस इम्प्लाइज ए एन माइनस वन माइनस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, और ये सीक्वेंस ए एन के कन्वर्जेंस की कंडीशन है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो है ना, ए एन माइनस ए एन प्लस वन माइनस ए एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस, तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा, डाइवर्ज ही करेगी इसीलिए। और उससे भी कर सकते, उसको ओपन करोगे तो वही होगा लास्ट में जाके, क्योंकि सीरीज कन्वर्ज कर रही है ना, तो ए एन की लिमिट कुछ ना कुछ आएगी, मतलब वो भी सीख है, टेलीस्कोपिक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है। तुम बी एन पुट कर लो, ओपन कर दो इसको, तो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए टू प्लस ए फोर माइनस ए थ्री करता जाएगा, तो फर्स्ट में बस एक आई थिंक ए वन बचेगा, और लास्ट में जो टर्म होगा उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है सीरीज कन्वर्ज करती है, ये मुझे गिवन है, तो है ना, तो वो इम्प्लाइज ये कन्वर्ज तब करेगी जब ए एन की कुछ ना कुछ लिमिट होगी, तो ये इम्प्लाई करेगा कि दैट कन्वर्जेस, अदरवाइज वो सीरीज डाइवर्स कर जाएगी, तो इसीलिए ए एन कन्वर्ज करेगा बी ऑप्शन के हिसाब से, बट मुझे बताना था कि कौन सा कंडीशन जो है डाइवर्ज कराती है ए एन को, तो बी ऑप्शन डाइवर्ज नहीं कराएगी, सी ऑप्शन करेक्ट। सो E1 E2 E3 with the 3 events such that probability of E1 4/5 है, E2 1/2 है, E3 9/10 है, which the following statement is false। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है, लेकिन उन्होंने इनइक्वालिटी ना मिक्स कर दिया इसमें, तुम्हें वो यूज करना पड़ेगा। एक तो होता है कि लाइक सम प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज लेस देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज मोर देन इक्वल टू, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक, उसका नाम क्या था, मतलब कुछ इनइक्वालिटीज है ना, जैसे बोल्स इनइक्वालिटी है, बोन-फेरोनी, हाँ बोन-फेरोनी इनइक्वालिटी है, तो आई थिंक वो हेल्प करेगा तुम्हें। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज में है जो थोड़ा हेल्प करेगा तुम्हें, तो उसको यूज करना। फेरोनी में ये कि आई थिंक कि समेशन एक एक टर्म का सम माइनस दो दो टर्म का सम ले लोगे तो वो लोअर बाउंड है, और सिंगल टर्म का सम लेते हो तो अपर बाउंड है इक्वलिटी का, तो ट्राई करना है इक्वलिटी यूज करके हो जाएगा। अब MSQ है, तो MSQ में क्या बोल रहा है कि कंसीडर द लीनियर सिस्टम AX इज इक्वल टू B वेयर A इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स एंड X अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये वेक्टर है इसलिए अंडरस्कोर लगाते हैं कुछ लोग, सो मतलब इसके नीचे ना वो यूज किया है। सो X is an n cross 1 vector of unknowns, ठीक है। Suppose that there exists m cross 1 vector C such that the linear system AX is equal to C has no solution। तो इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसा बता रहा है कि मान लो एक ऐसा एग्जिस्ट करता है C जिसके इसके पास नो सॉल्यूशन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, तो which of the following statement is are necessarily true। दिस अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तुम इसको थोड़ा सा उसमें कर सकते हो कन्वर्ट चाहो तो, है ना, जनरलाइज है तो एग्जांपल अगर बना सकते हो तो जम्पसन के हिसाब से यू कैन ट्राई।
नहीं तो ऐसे जनरल सोचना थोड़ा टाइम लगेगा ना. इफ m लेस देन इक्वल टू n एंड d इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ a, ठीक है ना, then the linear system ax is equal to d has a unique solution. तो d जो होगा a के लीनियर कॉम्बिनेशन, a के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है. एंड अगर m मोर देन इक्वल टू n है तो बेटर है तुम इसके हिसाब से एक एग्जांपल लेना, एम एन कोई फिक्स नंबर कर लेना, उससे आसान रहेगा. जैसे इफ बोल दिया तो मान लो m2 है, n3 है, अब उसके हिसाब से तुम सोचो तो शायद इजीली सोच पाओगे. सर और अगर ये वो है हमारे पास m इक्वल्स टू n भी हो सकता है इस केस में और नो सॉल्यूशन गिवन है तो डिटर्मिनेंट a का हमेशा 0 होगा, तो यूनिक तो हो ही नहीं सकता. लेकिन इसमें बोला है कि डी जो है वो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ए का ही है. तो अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तुम ये कह रहे हो. ए कहाँ पे है, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन. तो इस मैट्रिक्स में नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ए का डिटर्मिनेंट, अगर एम इज इक्वल टू एन की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो किसी सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, है ना. बाकी केस में ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया. और नहीं तो यहाँ पे भी तो हो सकता है कि कॉलम ही है ना, दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए. तो सर A- d पे तो मैटर नहीं करेगा ना a का डिटर्मिनेंट, d तो हमारा जो राइट हैंड साइड में होगा वो तो कुछ भी हो. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, चाहे वो सिस्टम चाहे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस हो. यूनिक सॉल्यूशन के लिए ना. ओके, ठीक है, तो इसके ये तुम्हारे हिसाब से गलत होना चाहिए. ओके, बी में क्या है, मतलब एम इज इक्वल टू एन लेते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. अब बोल रहा है कि एम मोर देन इक्वल टू एन है तो रैंक ए लेस देन एन होगा, लेस देन एन, तो एन छोटा है ना एम से, तो रैंक एन. अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या होगा, रैंक रैंक लेस देन एन होगा. तो उस केस में ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तभी होगा जब उसका रैंक फुल रैंक है वो. तो मैं हम लोग अभी एम इज इक्वल टू एन के लिए सोच रहे तो वैसा है, लेकिन जनरलाइज केस में सोचना है तुम्हें. अच्छा, यहाँ पे हमने तो इक्वलिटी के लिए वैसा बोला है ना. हाँ, लेकिन ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफ़ी है गलत दिखाने के लिए ना, तो अगर वैसा बनाते हैं ठीक है. एम मोर देन इक्वल टू एन है तो रैंक लेस देन एन होगा, और रैंक इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दैट, तो एन छोटा है तो ठीक है. एम इज इक्वल एन के लिए हम डिटर्मिनेंट बात करें ना, वैसा नॉन मतलब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हम, लेकिन रैंक निकाल सकते हैं. रैंक ए इन जनरल कह रहा है लेस देन एम होगा. एम क्या है यहाँ पे, कॉलम है ना. ए जो है, सॉरी, एम इज द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ बोल रहा है रैंक ए इज लेस देन एम. हमेशा लेसन जरूरी नहीं ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अच्छा एक मिनट, जैसे इसमें क्या इन जनरल सोचना है ना, तुम्हें एक रिजल्ट क्या होता है इन जनरल कि किसी मैट्रिक्स का रंग क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दैट. तो एम छोटा है तो ठीक है लेस देन एम, एम लार्जर है तो भी लेस देन होगा. ओके, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करें तो फिर से ये सही हो जाएगा ना. अगर हम एम इज इक्वल टू एन ले रहे हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके लिए. बट हमें इनइक्वालिटी के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो मैं एक ऐसे एग्जाम्पल ही बना सकता हूँ इक्वल ना हो. तो सी के बारे में क्या बोल सकते हो, यहाँ तो कंडीशन ही नहीं दिया है कि m ग्रेटर है और लेस है. वो तुम्हें सोचना है, क्योंकि एक मिनट चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तो चार्जर लाता हूँ तो सोचो.
सो रैंक ए इज लेस देन एम, तो तुम डिफरेंट केसेस कैन टेक, है ना, मतलब यहाँ तो एम एन में कोई इफ कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो एम मे बी मोर देन एन, है ना, मे बी लेस देन एन, मे बी इक्वल टू एन, तीनों पॉसिबिलिटी है इसमें एग्जाम्पल लेके ट्राई करना चाहिए ना, गलत दिखाने के लिए। इन जनरल प्रूफ लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। सर अगर मानते हैं इसमें कि डिटरमिनेंट 0 है, मतलब कि इसका रैंक, मतलब मैट्रिक्स ए का, अगर m ग्रेटर हो n से, तब भी मतलब रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस ही होगा, वो तो और दोनों जो केस में होगा। लेस भी होगा, हाँ दोनों केस में होगा। मेन क्या है, जब m इक्वल n है तो भी ठीक है, तो ठीक ही रहेगा। m लेस देन n है मान लो, तो भी लेस देन n तो भी ठीक है ये, क्योंकि उससे अच्छा लेस देन n है, m मोर देन n है, तो ऐसे इट में भी करेक्ट है ना, देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट एग्जाम्पल बनाकर ट्राई कर सकते हैं, या इन जनरल तो मुझे सोचना पड़ेगा अभी। इफ m मोर देन n, डी देखते हैं, बाकी तुम ट्राई करना, देखेंगे। तो अगर m मोर देन n है, इन दैट केस द लीनियर सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन अदर देन दिस, मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम है, बोल रहा है कि 0 0 के अलावा इसके पास, मतलब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा इसके पास सॉल्यूशन होगा मोर देन n के लिए। तो m क्या है यहाँ पे, अगर तुम सिस्टम में कन्वर्ट करो तो m इज व्हाट, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि देर आर 2 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, है ना, 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। ओके, तो देखो मतलब m जो है नंबर ऑफ, तो तुम अगर कन्वर्ट करोगे ax इक्वल टू b में, तो m क्या है, m नंबर ऑफ इक्वेशंस है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ओके, सही बोल रहा हूँ? सर जैसे इसमें C गिवन है, C ये नहीं बताया कि हमारे पास वो नॉन जीरो नहीं है, C जीरो भी तो हो सकता है, जीरो हो वेक्टर। सकता है। तो D तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो D तो वैसे ही गलत हो जाएगी, नो सॉल्यूशन गिवन ही है। देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट एक सी बोल रहा है, मतलब हर सी के लिए नहीं, तो हमें देयर एग्जिस्ट के लिए सोचना है ना। ये बोलता है फॉर ऑल, तो जीरो के लिए भी काम करता। बोला कि एक ऐसा मान लो सी है जिसके लिए नो सॉल्यूशन है, एक ऐसा सी है नो सॉल्यूशन है, देन है ना, तो कोई नॉन जीरो होगा या जरूरी नहीं जीरो होगा ना, जीरो वाले तो हमेशा सॉल्यूशन होता है। इसके बाद देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा सी मिल जाएगा मुझे जिसके लिए इसके पास नो सॉल्यूशन है। अच्छा यहाँ भी देयर एग्जिस्ट था, हमने जनरलाइज कर दिया, ध्यान नहीं दिया, इसने बोला देयर एग्जिस्ट। ओके, तो अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, देखो वो भी ठीक है, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो सी कुछ भी हो, इन दैट केस वो तुम्हें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो वो सही था। यहाँ पे क्या है कि जो सी जो जरूरी नहीं जीरो होगा, सी कुछ भी हो सकता है, ये फॉर ऑल नहीं बोला है। देखो यहाँ क्या है ना, नंबर ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, ठीक है ना, तो 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो उसके पास क्या होता है बताओ। अगर तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स हैं, इन दैट केस यू विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस? नो सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है ना, जैसे मान लो ऐसा है x1 हाँ, प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4, और x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 बराबर 5, इस तरह से 2 इक्वेशन है 3 अननोन है, तो एक फ्री वेरिएबल होगा ना उसमें, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। हम्म
सर तो दो केसेस होंगे, एक तो नो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, और इन्होंने हैज अ सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन कहा है, तो इसी वजह से हम डी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, मतलब जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ना, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। मतलब अच्छा एक मिनट, देखो क्या है ना, यहाँ पे ax इज इक्वल टू 0 है, तो होमोजीनियस सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन तो होता ही है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस तो आएगा नहीं, क्योंकि एक सॉल्यूशन इसके पास हमेशा होता है और यूनिक होना नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। पता नहीं आंसर क्या है तुम लोगों के पास, क्या ऑप्शन दिया 31 में, देखो वेबसाइट खोल के। है सर, चेक करते हैं। सी ऑप्शन। एक मिनट, आई थिंक वो इंटरनेट बीच में गया था, तो आवाज़ कट गई होगी ना। अभी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। हाँ, वो इंटरनेट बीच में कट गया था। क्या आंसर है? आंसर की में क्या आंसर है 31 का? सी। सी और ओनली सी। सिर्फ सी। अच्छा, ओनली सी, ओके, है ना। तो एक केस यहाँ पे ये है, फिर जनरलाइज करके नहीं कर सकते, कोई मैट्रिक्स ले लेंगे मतलब ऐसे हाँ लेकिन डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे तुम्हें, वो भी एग्जाम्पल सिर्फ गलत बता सकते हैं ना। तो तुम अगर काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ ले तो दैट्स फाइन। तो इसको तो सोचना पड़ेगा तुम्हें ना, थोड़ा सा उस तरह का नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकली थिंकिंग, थ्योरेटिकल एबिलिटी चाहिए ना, कि तुम बिना वो करके कर सको। ऐसे ये सर ने डिस्कस किया है क्या, सर ने सब पेपर कराया है मैथ वाले क्वेश्चन इस तरह के? नहीं पढ़ाए थे ना पेपर, तो उन्होंने कराया होगा शायद। तुम लोगों ने पूछा ही नहीं होंगे फिर डाउट, क्योंकि तुम लोगों ने नहीं किए होंगे। ये पेपर अभी नहीं हुआ है। वही ना, क्योंकि करोगे तो समझ आएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वो पढ़ोगे अच्छे से, फिर तुम कुछ एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है, थ्योरेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे ना प्रूफ टाइप का हो गया, थ्योरम टाइप का हो गया, तो लाइक प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर ज़्यादा टाइम दोगे, सोचोगे तो हो जाएगा। ओके, है ना। तो यहाँ एम मोर देन इक्वल टू एन था, तो रैंक एन जरूरी नहीं है ना वो हो। अगर एम, देखो तुमने जो कहा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था, लेकिन अगर एम मोर देन एन है, स्ट्रिक्टली मोर देन एन है, तो रैंक जरूरी एन भी हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं लेस देन एन ही होगा ना, इसलिए तो एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, इसलिए। और यहाँ एम मोर देन एन है, तो देन लीनियर सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन अदर देन 0। हाँ, तो एम मोर देन एन तो है। बी में, बी अगर एम ग्रेटर देन एन, तो एन के लेस हो रहा है, ये गलत कैसे है? कौन सा बी वाला? गलत इसलिए है क्योंकि रैंक एन के इक्वल भी हो सकता है। अगर एम स्ट्रिक्टली मोर देन एन है, मान लो एम 5 है और एन 3 है मान लो, तो यहाँ रैंक पे ए 3 भी आ सकता है।
लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है ना सर ऑलरेडी। हाँ, ग्रेटर और इक्वल टू, तो कोई एक होगा, ऐसे नहीं बोला इक्वल ही होगा, इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोर भी तो हो सकता है। ये ग्रेटर और इक्वल टू है, तो वो हमने जो सोचा था वो इक्वल है केस में, अगर m इक्वल n है तो उस केस में रैंक लेस देन n होगा, पक्का है। लेकिन अगर m स्ट्रिक्टली मोर देन m 5 है n 3 है, से बोला मैंने, तो रैंक हो सकता है 3 के इक्वल हो, है ना, तो इसलिए गलत हो गया। तो वैसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा गलत दिखाने के लिए, है ना। यहाँ से तो तुम एक ए बना लो मैट्रिक्स, इसके लिए ax बराबर b है, a और b तुम सेलेक्ट कर लो इस तरह से, एंड देन एक c वेक्टर ढूंढना है जिसके लिए ax इक्वल टू c हैज नो सॉल्यूशन, वो भी हो जाएगा, एंड नो सॉल्यूशन ना। देन होता है फॉलोइंग स्टेटमेंट है, तो ऐसे तुम कंस्ट्रक्ट करो इसको, लाइक ए यू कैन टेक 1 2 1 2 इस तरह से ले लो कुछ, एंड देन यहाँ पे है नो सॉल्यूशन, सी कुछ ऐसा ले लो, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बनाना, नो सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके हिसाब से देखना। तो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके ट्राई करना, या मैं लिख के करूंगा नेक्स्ट क्लास में होगा, तो मैं पहले ट्राई करूंगा, देखते हैं आगे, टाइम कम बचा है। तो 32 है, ए 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स है, और ए जो है डिफरेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1, है ना, किसी मैट्रिक्स के हर रो के सम ऑफ एंट्रीज 1 है, देन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरीली ट्रू। ए माइनस आई थ्री जो होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो हर रो का सम 1 है, ठीक है, हर कॉलम का सम 1, तो इसका मतलब है कि इसकी एक आइगन वैल्यू 1 तो है, ठीक है। तो मैं बताया था नहीं कॉन्सेप्ट कि लाइक हर रो और हर कॉलम का सम अगर सेम है तो वो सम एक आइगन वैल्यू जरूर होगी, तो एक आइगन वैल्यू इसकी 1 तो जरूर है। मतलब आइगन वैल्यू क्या होता है, लाई करता है मैक्सिमम रो सम से नीचे होता है, मतलब उससे कम ही होगा, और आई थिंक मिनिमम रो सम से ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर इक्वल हो गया तो वो आइगन वैल्यू होगा ही, तो मोर देन इक्वल टू केस वहाँ पे ऑलवेज। सर एग्जाम में अगर एमएसक्यू में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, जो पिछला में था 31 टाइप में, उसमें मैक्सिमम चांस गलत होने का होता है। क्या होता है, मतलब उस टाइम अगर टाइम कम रहे और इसको मतलब आगे करना होता है जल्दी जल्दी, तो फिर प्रॉब्लम होता है कि मतलब गलती होने का ज़्यादा चांस दिखता है, जैसे अभी उसमें सोच रहे थे हम लोग। हाँ बात सही है, क्योंकि तुम्हें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, और गलतियाँ होंगी तो बहुत, तो इससे बेटर है कि जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको कर दो, जब टाइम बचता है तो इस तरह क्वेश्चन करो। नहीं, जो लोग काफ़ी अच्छा तुम्हारा प्रैक्टिस है सब्जेक्ट, तुम्हें इजी भी लग सकता है ना, जिसने थ्योरेटिकली काफ़ी प्रैक्टिस किया, तो यू कैन थिंक हो सकता है इजी हो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, है ना। मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है ना, बहुत दिनों छूटा हुआ है, तो इसलिए भी है। अगर ये हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल सेट कर गया, उस पर जल्दी भी हो सकता है चेक करके। तुम ऐसा बना के गलत दिखा दो बाकी ऑप्शंस को, तुम ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो, गलत गलत दिखाने की कोशिश करो, अगर एग्जाम्पल मिल गया तो जो बचेगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो उस तरह हो सकता है। बट एग्जाम में वो क्वेश्चन पहले करो तुम्हें आता है, जो नहीं आता है बाद में छोड़ दो, उसको टाइम मिले तो ट्राई करो, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, हर रो का सम 1 है, तो एक आइगन वैल्यू 1 होगी ए की, तो ए माइनस आई थ्री का आइगन वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। यहाँ भी तुम एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, चाहो तो एक मैट्रिक्स बना लो और फिर उसको गलत दिखा दो से। फिर बोल रहा है कि ए माइनस आई थ्री एक्स जीरो हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब इसके पास कम से कम 2 सॉल्यूशन होगा, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 0 है ना, तो रैंक लेस देन, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं 0 आएगा। ए माइनस आई थ्री का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सोचना आसान है, वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, एम क्रॉस एन था, तो तुम्हें जनरल सोचना पड़ेगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, ए एक्स बराबर 0 है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो या तो नो सॉल्यूशन, सॉरी या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बोल रहा है एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ये भी सही लग रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा of a plus 2a square plus aq has lambda minus 4 as a fact, क्या होगा, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, a का
अच्छा इसका सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स हैज दिस, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? एक आइगन वैल्यू तो 1 1 रखते जाएंगे इसमें, 1 1 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो लैम्डा लैम्डा माइनस मतलब ए का एक आइगन वैल्यू 1 है, तो इसका एक आइगन वैल्यू हो गया 1 + 2 + 1 मतलब 4 आइगन वैल्यू हो गया, तो लैम्डा माइनस 4 फैक्टर होगा। सही बात है। ए कैन नॉट बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? +-1। यस, तो हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है कि, लेकिन वो चेक करना है कि अच्छा ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना कि ऑर्थोगोनल होने के लिए जो इसको डेफिनेशन है, शशि ठीक है सर ना। एक बार बताए थे, शशि सर क्या इसको बताए थे एक एग्जांपल लेके। तो मतलब उसका कंस्ट्रक्ट करो, जैसे हम बोल रहे 0 रूट सम 1 1 है, 0 हाँ 1 0 0 1 0 1 ले लिया, ठीक है। तो 0 1 0 1 ऑर्थो 0 1 1 0 ना, 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1। 3 × 3 का, ओके। हाँ, उस तो पे करने ऑर्थोगोनल पड़ेंगे। होगा, याद नहीं आ रहा है, मतलब देखना ऑर्थोगोनल पड़ेगा। हो भी सकता है, वो देखना तुम बना के तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो ऑर्थोगोनल ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जाम्पल होगा यस सर, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल हो सकता है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 ही होता है, तो हम ऑर्थोगोनल हाँ से हाँ बना होगा, सकते हैं ऑर्थोगोनल होगा। जहाँ सम 1 हो लेकिन ना। दूसरा एग्जाम्पल सर लेकर दिखाए थे, -1 1 और 2s -2 + 2 1 ऐसे करके। क्योंकि उसमें क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हर कॉलम जो होगा उसका यूनिट होगा, यूनिट वेक्टर होगा, और किसी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इस तरह से बना सकते हो, तो हो सकता है ऑर्थोगोनल है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 होता है तो हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है ना, कैन नॉट बी तो गलत हो गया। तो इसके हिसाब से ABC होना चाहिए। आंसर की में क्या दिया है तुम्हारे पास आंसर की? B and C सर। ओनली BC? ओ एक मिनट, B and C ओनली? तो A Yes sir। - I3 बोलना चाह रहा है, क्या इन्वर्टिबल है? ऐसे कैसे भाई? सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो ऑफ A इज 1, तो A के हर रो का सम 1 है। अच्छा हर रो का सम 1 है और हर कॉलम का सम 1 नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ रो का सम 1 है, 3 × 3 है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो एक आइगन वैल्यू A की 1 है, तो A - I3 की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? सर कुछ भी 0 होगा, रो सम 1 आ रहा है तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू उसमें 1 तो होना ही चाहिए। इन्वर्टिबल मतलब क्या होगा? डिमांड नॉन जीरो ना। हम्म, अच्छा अरे यार सही बात तो कह रहे, नहीं हमें क्या सोचना है? ए इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, लेकिन लेकिन हमारा हो रहा है डिटर्मिनेंट ना क्या आ रहा है? 0। तो ये ऑप्शन सही मैं क्यों बोल रहा था? गलत है ना? ठीक तो है, मतलब हाँ मतलब ओके हाँ ना, हाँ हाँ, फाइन फाइन, ठीक है ना, यस। सही तो है। मतलब हमने ये कहा कि एक आइगन वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 है, तो 0 है तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो हमारे हिसाब से इन्वर्टिबल नहीं है, ये बोल रहा है इन्वर्टिबल है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक तो है, ओके। मतलब मैंने ये कहा कि A 1 आइगन वैल्यू है, तो इसका एक A की आइगन वैल्यू 1 है, तो A - I की आइगन वैल्यू 0 हो गई, तो 0 हो गई, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो नॉन इन्वर्टिबल हो गया, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है इन्वर्टिबल है, तो इसलिए गलत है, तो BC करेक्ट हो गया। सर ये जो ठीक है, प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंट्रीज आइगन वैल्यू होगी, तो सम ऑफ कॉलम्स भी आइगन वैल्यू होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ सारे का अगर सेम है तो होगा। सम ऑफ ईच एंट्री इन ईच रो, ठीक है ना, 1 है, इक्वल है। फिर कॉलम के लिए भी ट्रू होगा? क्योंकि A और A ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू सेम रहता है, इसीलिए। चलो अभी आ गया ना, बहुत टाइम दे रहे हैं सब, बस एक बार देख लेते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सोचेंगे। और तो जब डाउट करेंगे, अब सिर्फ डाउट ही करना है ना, क्योंकि पेपर मुझे था निपटाना था, तो इस तरह आज निपटा के खत्म करेंगे।
सो x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1। देखो फिर नॉर्मल थीटा 1 आ गया, तो ये हर साल ऑलमोस्ट मिल रहा है, ठीक है ना इसका। तो वहाँ पे हम वो देख रहे थे सिंपल वर्सेस सिंपल, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट आ गया, ठीक है। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग h नॉट थीटा लेस देन इक्वल टू 0, थीटा मोर देन 0, बीटा थीटा इज नॉट अ पावर फंक्शन ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग h नॉट अगेंस्ट h1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तब तुम्हें ये बताना है, तो इसका मैंने देखा था ये पावर फंक्शन है कॉन्सेप्ट पे है, तो ये डेफिनेशन बेस्ड ही एक्चुअली कि पावर इज इंक्रीजिंग फंक्शन एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। तो आई थिंक ए इसका करेक्ट होगा आंसर, मुझे पता नहीं, क्योंकि पावर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो थीटा मोर देन 0 है, तो बीटा थीटा मोर देन बीटा 0 होगा, इस तरीके से। बाकी सॉल्व मैं नेक्स्ट क्लास में अभी करूंगा, मैं भी सॉल्व नहीं किया हूँ पूरा क्वेश्चन, तो आई विल सी। तो इस तरह बोल रहा है कि बीटा थीटा मोर देन बीटा 0 होगा एंड ऑल सी, द बी ए बी ऑप्शन तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो कोई एक ही करेक्ट होगा। और सी डी में से रिलेटेड है ये भी, critical reason of the likelihood ratio test of size alpha is this, so root n times summation xi upon n, so x bar is tau alpha by 2। तो ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, तो चेक करना है इसको, कि अभी बस देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 34 में 2 वेरिएबल का है, तो यू ऑल नो दैट कैसे फाइंड करते हैं, बस एक कंडीशन उन्होंने ऐड कर दिया कि एस एक सेट है जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो उसे फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन एस, ठीक है ना, तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम निकालो फिर जो एस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तुमने पढ़ा होगा शायद, वो क्या मेथड था, दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस, लाग्रांज मेथड होता है, वो यूज कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व करके वो करो। पढ़ा तुमने लाग्रांज मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक्चुअली नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं ना, हाँ या ना? मेथड नहीं पढ़ा हमने। नो सर। लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, हाँ लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, हाँ बस बाउंडेड रीजन दे रखा है उस केस में ये फाइंड है ना, यहाँ दे तो रखा है, तो पढ़ा नहीं पढ़ा तुम लोग, बताया होगा ना, पढ़ाया होगा उन्होंने शायद। कर। सर नहीं पढ़ा है, नहीं बोले पढ़ा। कि इजी मेथड अगर से कर लो। अच्छा वैसे भी मतलब नहीं भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि उसी मेथड से होगा, बट वो भी एक मेथड है, तो नहीं भी आता तो भी और तरीके सर हैं। उस दिन थोड़ा बता दीजिएगा सर, जिस दिन डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें क्या होता है, वो एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन में आता है कि दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस, एंड देन तुम डिफरेंशिएट करो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, लैम्डा के रेस्पेक्ट में, देन वही बात है, मतलब तुम और तरीके से करते हो सेम चीज़, ठीक है जब करूँगा तब देखेंगे उस तरीके से, नहीं तो फिर ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करो एंड देखो इसको सेटिस्फाई करने वाला क्या है, उससे आएगा ना सॉल्व इसको। 35 है, ठीक है 34 तक हो गया। हाँ 35 क्या बोल रहा है, R2R में ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है, तो कौन सा स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी ट्रू, है ना, मतलब ये भी जनरल क्वेश्चन है, तो कोई भी एक तुम चाहो तो एक डिफरेंशियल फंक्शन ले लो ट्वाइस डिफरेंशियल, और ऑप्शन को गलत दिखाते जाओ, जितना ऑप्शन गलत कर दोगे वो बाहर हो जाएगा रेस से, बाकी में फिर जो ट्रू है उनमें से फिर तुम डिसाइड करो, है ना, तो कोई भी फंक्शन लेके उसको चेक करते जाओ, डबल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा इस तरह से। अगर एफ डैश 0 इक्वल एफ डैश 1 के तो डबल डेरिवेटिव 0 ही हो, दिस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज और सॉल्यूशन इन 0 1। तो एग्जाम्पल लेके तुम ट्राई कर सकते हो ना, ऐसे वो होगा, तुम्हें सब सोचना पड़ेगा इन सब क्वेश्चंस में जनरल में कि क्या ये हमेशा ट्रू है, तो तुम्हें लगता है गलत है तो एक एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो जो इसको गलत कर दे, नहीं है तो फिर तुम उसको जनरलाइज करके देखो फिर, ठीक है सब ट्राई करना। लेट x1 x2 xn बी द इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ pdf दिस, then which of the following random variable has or have finite expectation, इसका मीन फाइंड करना इन सब का यूज करके। A sample of size n is drawn randomly from an urn containing 5n square balls, of which 2n square are red balls and 3n square are black balls, ठीक है साइन ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है
तो विदाउट रिप्लेसमेंट है इतना रेड इतना ब्लैक। ओके, तो हाइपरजोमेट्रिक टाइप का होगा डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सेंट डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द सेलेक्टेड सैंपल। सो एल है ई एक्स एन अपॉन एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड एम है वेरिएंस एक्स एन अपॉन एन एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो पहले तो तुम एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर मीन वेरिएंस निकालो, फिर उसको यूज करो यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एल प्लस एम 16 द एल एम के टर्म में ये है। तो पहले एल एम तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ एन के टर्म में है उससे। तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट भी है, एक्सपेक्टेशन भी है, वेरिएंस भी है ना। तो ट्राई करना ये सब, अभी थोड़ा इसको खत्म करते हैं। x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस। तो ये हो गया यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा, एंड आर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, एस nth ऑर्डर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। jointly sufficient, MLE, complete sufficient, and distribution of R upon S does not depend on theta. ओके, इसको ट्राई करो फिर। पहले तो MLE निकालना इजी है, MLE निकाल सकते हो यहाँ से, और सफिशिएंट भी तुम्हें पता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करोगे। कंप्लीट सफिशिएंट ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो जो पिटमैन कुपमैन थ्योरम था साहू में जो नाम लिया था वो यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि एक्स आई डिपेंड कर रहा है पैरामीटर पे। तो तुम काउंटर एग्जाम्पल से ट्राई कर सकते हो गलत करने का, या कुछ और तरीका ढूंढ सकते हैं। आर अपॉन एस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करेगा थीटा पे। करके देखना। 39 है x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस। ओके, टी समेसन xi q है, तो समेसन xi q आई थिंक इसका कंप्लीट सफिशिएंट होगा। देन बोल रहा है फॉलोइंग आर ट्रू, तो बस चेक करो, UMB फाइंड करना है, तो उसके फंक्शन में ढूंढो, मतलब लाइक यू फाइंड अ फंक्शन ऑफ टी जो कि 1/θ जिसका मीन हो जाए। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने किया था उस मेथड से, E ऑफ GT इज इक्वल टू 1/θ, देन उससे तुम सिंप्लीफाई करो तो उससे आ जाएगा। Let x1 x2 xn be random sample from a distribution with PDF this theta x bar theta minus 1. Then which of the following statement is are true. Cramer or lower bound based on x1 x2 xn for the estimated theta q is this, for theta q is this. Now there does not exist any unbiased estimator of 1/θ which attain the Cramer or lower bound, and there exists an unbiased estimator of 1/θ which attains the Cramer lower bound. तो ये क्वेश्चन मेनली क्रैमर और लोअर बाउंड पे बेस्ड है, और अलग अलग पैरामीटर के लिए पूछ रहा है, तो करके देखना सॉल्व। टाइम का मैं थोड़ा इसको खत्म करता हूँ। अल्फा बीटा गामा भी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, गामा 1 है दे रखा है तुम्हें, अल्फा मोर देन बीटा ये भी पता है, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा, ठीक है ना, इसका आइगन वैल्यू निकाल लो एंड देन चेक। डिटर्मिनेंट और ट्रेस से भी हो जाएगा, क्योंकि एक गामा दे ही दिया ना, तो डिटर्मिनेंट और ट्रेस निकालो और उससे यूज करके अल्फा बीटा आ जाएगा। एम दे रखा है तुम्हें 5 - 6 3 - 4 2x2 मैट्रिक्स है, अल्फा है डिटर्मिनेंट ऑफ M4 - 6I2, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो ठीक है, तुम चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो, देन उससे तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि M4 निकालोगे 4 बार मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो यू कैन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और उसको यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आके डिटरमिनेंट निकालो। So I such that 2 less than equal to x less than equal to y less than equal to 4 है, देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। a है xyz such that 0 less than equal to x less than equal to y less than equal to z less than equal to 1, देन अल्फा विद द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ये भी ऐसे मुश्किल नहीं है ना, x का लिमिट लोगे यहाँ से, तो लाइक x 0 to y ले लो, फिर y का लिमिट है तो लाइक 0 to z, एंड z का लिमिट है तो 0 to 1, इस तरीके से।
और यहाँ पे है एफ नॉट एफ वन विद द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बाय दिस। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें एफ नॉट एफ वन पता है। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, जिसमें एक्स एफ नॉट को फॉलो कर रहा है, यहाँ एक्स एफ वन को। तो अल्फा बीटा डिनोट द साइज एंड पावर ऑफ द टेस्ट। तो तुम्हें मतलब अल्फा बीटा निकाल लोगे फॉर्मूले से, इजी है ये। 5, 10, 4, 15, 6 be an observed random sample of size 5 from a distribution with PDF this. Then MLE of theta based on observed sample is equal to. MLE निकाल लोगे ना, MLE फाइंड करो, फिर ये एक्सरसाइज यूज करो। अल्फा है समेशन, मतलब लिमिट ऑफ समेशन वन अपॉन दिस, जहाँ m की वैल्यू तुम्हारी है n स्क्वायर टू 2n स्क्वायर। तो इसको तुम शायद सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो अच्छा यहाँ तो सीरीज का सम निकाल सकते हो। क्योंकि सैंडविच मोस्टली हम क्या करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, अगर दोनों लिमिट सेम आ गई तो फिर इंटरमीडिएट वाले की लिमिट सेम आएगी, अगर डिफरेंट आएगी तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है इस तरह का, इसको ट्राई करके देखना ना। सम ऑफ, पहले तुम्हें तो इसका सम निकालना है, फिर लिमिट लेना है, दो है। सैंडविच हो जाएगा सैंडविच हो जाएगा ना, सर। तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। केम की वैल्यू n स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, 2n स्क्वायर तक जा रही है। सैंडविच लगा के देखना। x be a random variable having PDF this। तो पूछ रहा है कि सो लाइक वन अपन है, दो PDF का सम है fx, इस तरह समझ लो। तो 4 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x4, तो डेफिनेशन यूज करो, देन उसको स्टैंडर्ड अगर हो तो उसको यूज कर लो। लाइक 1/√2 पाई सिग्मा है ना, इस तरह से कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, तो इसको ब्रेक कर सकते हो उस पार्ट में। पहले फिट कर लो, देन दो पार्ट बनेगा, दोनों का अलग अलग PDF वो देख के ऐड कर लेना। एक्स भी रैंडम वेरिएबल विथ MGF दे रखा है, तो ये डिस्क्रीट का लग रहा है ना, डिस्क्रीट एक्स की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। तो 8x, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बीटा डिनोट द लेंथ ऑफ द कर्व log sec x फ्रॉम x0 to π/4। तो ये लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, उसको यूज करो। 51 में है एस सबसेट ऑफ R स्क्वायर बी द रीजन बाउंडेड बाई पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेस दिस। ओके, then the value of integral this double integral x plus 2y dx dy is equal to। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर लोगे उसके बाउंड्री पे, इंटीग्रेट। ए है सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट x स्क्वायर माइनस 1/2√π लेस देन y लेस देन x स्क्वायर प्लस दिस, एंड लेट द ज्वाइंट PDF ऑफ एक्स वाई बी दिस। ठीक है, देन कोवेरिएंस बिटवीन द रैंडम वेरिएबल x एंड y इज इक्वल टू। तो एक्स वाई के बीच का कोवेरिएंस फाइंड करना है। पर तुम मार्जिनल फाइंड कर सकते हो, देन उसके बाद आई थिंक कंडीशनल इसमें यूज होगा नहीं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसी का निकाल लो, और देन उसके बाद y की लिमिट दे रखी है ना, तो x का मार्जिन निकाल के फिर कंडीशनल से होगा। तुम लोगों ने किया था लास्ट क्लास, हाँ लास्ट टाइम कई लोगों, एक बार क्लास में ऐसा क्वेश्चन आया था, पूछा था किसी ने। ठीक
ठीक है ना। कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज करो एंड देन उसके बीच आई थिंक कंडीशनल मीन की जरूरत पड़ेगी। ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू ई एक्स, इस टाइप से। लेट x1 x2 विद इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और SGNU मतलब ये एक्चुअली सिग्नम फंक्शन होता है। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ u या साइन ऑफ u यू कैन से। So signum function of u is -1 when u is negative, 0 when u is 0 and 1 when u is positive. तो y1 जो है x1 सिग्नम फंक्शन ऑफ x2 है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हो तुम, है ना। x1 माइनस x1 0 है, प्लस x1 होगा, डिपेंड ऑन साइन ऑफ x1 x, तो यहाँ x2 के साइन पे और यहाँ x1 के साइन पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आएगी y2 की। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 एंड y2 इज अल्फा, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास दो रैंडम वेरिएबल यहाँ y1 y2 है और y1 दोनों क्या है x1 x2 के टर्म में है। तो पूछ रहा है कि कोवेरिएंस निकालो ये y1 y2 के बीच का। तो करके देखना। 54 है ANX सीक्वेंस है समेशन n चूज के, ये कहीं बाइनोमियल के PDF पे आ जाएगा, या बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो या बाइनोमियल थ्योरम पे यूज कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट पे इसको ब्रेक करके, है ना। n की पावर n है तो n की पावर k और n की पावर n माइनस के, डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे और उसको 2 के साथ ले आओ, n-2 के साथ ले आओ, बाइनोमियल फिट हो जाएगा, देने हो जाएगा। 55 है E1 E2 E3 E4 बी द 4 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। P है प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 इवेंट्स अकर्स, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा 2, तो 2 और लेस देन 2, तो 1 माइनस भी कर सकते हो 3 और 4 से, या जैसे भी समझ आए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और कॉम्प्लीमेंट लेके भी कर सकते हैं हम लोग। पी की वैल्यू निकालनी है तो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम्हें जैसे समझ आ रहा है ना, एटमोस्ट 2 का निकालो या 1 माइनस फिर मोर देन 2 का निकाल लो, बात वही है। 56 में है लेट द रैंडम वेक्टर एक्स वाई हैव द ज्वाइंट पीएमएफ, ये तुम्हारे पास है। z है y माइनस एक्स प्लस 10 एंड इफ अल्फा इज ई जेड, ओके। तो अल्फा क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ z है एंड बीटा वेरिएंस ऑफ z है। तो देन दिस इज, तो यहां से भी तुम्हारे पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, है ना। पहले तुम्हें एक्स वाई का मीन अगर तुम डिसाइड कर लो तो हो जाएगा, एक्स वाई का मीन फाइंड कर लो एंड उसके बाद जेड का मीन वेरिएंस आ जाएगा। तो हो सकता है मार्जिनल निकाल लो, इसलिए मार्जिनल फाइंड करने के बाद यहाँ एक्स वाई कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक्स की वैल्यूज वाई पे डिपेंड नहीं कर रही है ना सपोर्ट में, और वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। में क्या बोला कि एस एक सेट है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड वाई मोर देन इक्वल टू है मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो अल्फा इज द एरिया ऑफ एस, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बना के इंटीग्रेशन करके हो जाएगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये 11 डिग्री का है ना। तो नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं तो तुम रफली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, उससे कर सकते हो। ये डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 11x 10 माइनस 13, अब x 10 है ना, इवन डिग्री है मतलब इक्वल टू 0 है ना। तुम थोड़ा टर्निंग पॉइंट निकाल के यू कैन रफली ड्रॉ द ग्राफ, देन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ रूट्स। 59 में क्या है, इंक्रीजिंग होगा ना, क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा ना। नहीं, क्योंकि -13 है। हमेशा कब होता है, जब वो पॉजिटिव हो, लाइक एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ आएगा 11x की पावर 10 माइनस 13। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 0 आएगी। अगर प्लस 13 होता तो इंक्रीजिंग हो जाता, तो एक ही रूट मिलता। और डिग्री का है, इंक्रीजिंग है, तो सिर्फ एक बार x को कट करेगी, लेकिन यहाँ पे वो -13 है तो इंक्रीजिंग नहीं है।
हमें उसको ग्राफ उसके हिसाब टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किस पार्ट में इंक्रीजिंग है किस पार्ट में डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से रफली ग्राफ ड्रा करो, फिर चेक करो उस पर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि तुम्हें ये काउंट करना है कि ग्राफ एक्स को कितनी बार कट करेगी, मतलब यही देखना है ना। रियल रूट का मतलब है कि कितनी बार एक्स को कट करेगी। तुम ग्राफ का शेप यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, देन दिखेगा। या और भी तरीके हो सकते हैं, एफ एक्स बराबर 0 कर दो, तो एक तरफ x की पावर 11 का ग्राफ, एक तरफ 13x माइनस 5 का ग्राफ, इससे ट्राई कर सकते हो। ओके सर। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अल्फा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस n साइन 3 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 2 n अल्फा इज तो लिमिट का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। (65) एक फंक्शन है -1 1 to r डिफाइंड बाय दिस 5x इस तरह से है, तो अल्फा इज लिमिट। आई थिंक एल ऑप्टर यूज होगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं 5 डैश की जरूरत पड़ेगी और 5 डैश यहाँ से निकल जाएगा, है ना, वो डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन लेबनिज रूल है ना, तो उससे आ जाएगा आंसर। तो ओरली यही है, पेपर था 2021 वाला। बाकी अब ट्राई करो, अब डाउट डिस्कस करते हैं, तो मुझे पहले ही भेज देना डाउट सो दैट आई कैन सी। जैसे अभी क्या है ना, हमने कहाँ तक किया है, डाउट अब बचा है 17 का हो गया, 18 का कोई डाउट नहीं था, फिर भी अभी भी हो तुम पूछ सकते हो। 19 20 21 इसका डाउट है, तो पहले तुम इसको अच्छे से फिनिश करके सॉल्यूशंस भेजो तुम लोग, फिर डाउट मुझे बताना, तो मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा, तुम लोग ग्रुप में लिख के भेजना ये डाउट्स हैं, देन पहले मैं ट्राई कर लूँगा, देन थोड़ा टाइम सेव होगा, है ना, तो उसमें हो सकता है मुझे सोचना पड़े तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले अगर मैं कर लूँगा तो ईजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखता हूँ। अब तुम्हारा काम ये रहा है कि तुम 2020 पेपर 2021 पेपर सॉल्व करके भेजो, जिन लोगों ने 2019 नहीं किए वो भी भेजो, ठीक है। तो अभी अब डाउट स्टार्ट होगा, तो डाउट में पहले प्रीवियस ईयर वाला डाउट लेते हैं, फिर नॉन प्रीवियस ईयर डाउट लेते हैं, वो देखेंगे, फिर उसके बाद रिविजन देखेंगे। ओके ठीक है, फिर चलो, गुड नाइट आज के लिए। गुड नाइट सर। हम्म।